नमस्कार साथियों। वैसे तो खाकी भरोसा का दूसरा नाम होती है, लेकिन जब यही खाकी खुद ही पीड़ित बन जाए तो बात ही क्या कहने। आलम ये हो गए हैं कि एक खाकीधारी के साथ एक खाकीधारी गलत करता है, यहाँ तक कि उसके साथ रेप करता है, लेकिन ज़िले की पुलिस या फिर ये बोला जाए कि स्टेट की पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती। यहाँ तक कि डीजीपी का झूठा बयान, झूठा एफिडेविट हाई कोर्ट में भी दाखिल करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो मामले की विवेचना जो अधिकारी कर रहे हैं उनके द्वारा संबंधित अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चूँकि अभियुक्त भी पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए उसको पूरा फ़ायदा मिल रहा है कि वो बच सके। अब कब तक बचता है वो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाई कोर्ट बहुत पहले इस बात का आदेश दे चुका रहता है कि जल्द से जल्द मामले का विवेचना करके चार्जशीट दाखिल की जाए। सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बार बार विवेचक को, जिले के पुलिस कप्तान को ये लिखती रही हैं कि मामले की विवेचना जल्दी की जाए और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए, लेकिन पुलिस के कानों पर कोई जू नहीं रख रही है। आलम यह हो गया कि रेप जैसे मामलों में भी, और ख़ास करके 50,000 जिस अभियुक्त पर इनाम घोषित कर दिया गया हो, उस मामले को भी पुलिस हल्के में ले रही है और रटा बयान दे रही है कि हम 10 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस की टीम लगी हुई है, अभियुक्त बचेगा नहीं। लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये नहीं बताया जा रहा है। पीड़ित सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे संपर्क में आई, उसने अपनी आप बीती बताई, हमने कुछ समाचार का प्रेषण किया, हम पर कुछ अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से प्रयास नहीं किया गया है, अब प्रत्यक्ष रूप से ही प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम उन पुलिसकर्मियों को, विवेचक को, जिले के कप्तान को ये बताना चाहेंगे कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मेरी पत्रकारिता आपके रहमो करम पर नहीं है, पुलिस के रहमो करम पर मैं बिल्कुल भी पत्रकारिता नहीं करता हूँ। थाने लेवल की पत्रकारिता बिल्कुल नहीं करता हूँ। सराहनीय कार्य करती है पुलिस तो मैं सराहना करता हूँ, सराहनीय खबरें छापता हूँ। आलोचना योग काम करती है पुलिस तो मैं सबसे पहले बधिया बिखेरने के लिए आता हूँ और आऊँगा भी आगे, जो कि एक पत्रकार का दायित्व भी है। एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वो पुलिस की खामियों को, ना सिर्फ पुलिस की खामियों की, बल्कि समाज में घटित हो रहे हर प्रकार की खामियों को उजागर करना, समाज की खामियों को उजागर करना, पीड़ित को न्याय दिलाना, यही एक रियल जर्नलिस्ट का जो काम होता है। बहरहाल अब हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। पीड़ित हैं एक, मामला सुल्तानपुर ज़िले का है। हालांकि सुल्तानपुर ज़िले के एसपी आईपीएस सोमेन वर्मा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मामले में पता नहीं उनको भी क्या हो गया है कि वो कुछ बेचारे कर ही नहीं पा रहे हैं। एसपी बेचारे बने हुए हैं, डीजीपी फर्जी स्टेटमेंट हाई कोर्ट में दे रहे हैं, सुल्तानपुर पुलिस भी फर्जी स्टेटमेंट दे रही है, आरोपी साफ साफ थाने से भागता हुआ दिख रहा है और पुलिस ये कह रही है कि उसको हम पूछताछ के लिए लेके आए थे और उसके बाद में उसको हमने छोड़ दिया। वीडियो सबसे पहले आप देखिए कि कैसे आरोपी थाने से भाग रहा है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे भागता है। अगर पुलिस ये कह रही है कि ये सही वीडियो है कि भाई वो उसको छोड़ा गया है, तो जो ये वीडियो अभी आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, कम से कम इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये अभियुक्त को छोड़ा गया है। अभियुक्त छूटा हुआ कम बल्कि भागता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। वीडियो ही बयान कर रहे हैं। और अब ये ज़रा फिर से देखिए, ये अभियुक्त की गिरफ्तारी का वीडियो है, जब उसको गिरफ्तार किया गया था। और ये जो दूसरा वीडियो है, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये अभियुक्त के महिला थाने से फरार होने का वीडियो है। इस वीडियो पर आपको डेट और टाइम भी दिख रही होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुल्तानपुर पुलिस कितनी सच्ची है। अच्छा, सुल्तानपुर पुलिस इस पर जवाब भी देती है ट्वीट पर कि उसको छोड़ा गया है, अभियुक्त को छोड़ा गया है। ये छोड़ने का वीडियो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो भागने का वीडियो साफ साफ लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात, रेप के आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ा कैसे जा सकता है, ये बात भी थोड़ा हलक के नीचे नहीं हो रही है। शायद आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर खुद इंस्पेक्टर हैं
और इसीलिए इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, इसीलिए शायद उनको इस तरह से छोड़ा गया है। ज़रा एक बार फिर से देखिए वीडियो कैसे भाग रहे हैं, और इसको सुल्तानपुर पुलिस का कहना है कि ये छोड़ा जा रहा है। तो मेरे साथ आज इस मामले में विक्टिम जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, विक्टिम हमारे साथ हमारे कैमरे पर हैं और क्या कुछ कहती हैं ज़रा हम आप खुद सुनते हैं और फिर निर्णय करते हैं कि विक्टिम के दावों में कितनी सच्चाई है, कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट के आदेशों में किस तरह से सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, विक्टिम पर कैसे दबाव बनाए जा रहे हैं। ये सब हम विक्टिम से मिलते हैं। आइए चलते हैं। जी बताएं, आपकी क्या समस्या है, बताएं आप। मैंने यहाँ सुल्तानपुर में कोतवाली नगर में 14 जुलाई को 2022 में 744/2022 मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जो जी कि मैं 376 आईपीसी के तहत जी जिसका अभियुक्त जो है अभी तक फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक संभव नहीं हो पाई है पुलिस द्वारा। और पुलिस द्वारा सबसे पहले उस पर 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया, उसके बाद 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। लेकिन अभी तक 1 साल हो गए मुकदमा लिखे, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मतलब रेप और जैसे अभियुक्त मामलों में एक साल तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या, जी, कौन है ये, किसके खिलाफ मुकदमा आपने लिखवाया था? ये पुलिस विभाग के निरीक्षक है निशु तोमर। निशु तोमर। जी, क्या क्या मतलब क्या आपका क्या कहना है, आपका क्या आरोप है आपका? मेरा यही आरोप है कि पुलिस द्वारा मतलब सब कुछ जानते हुए भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और आपके साथ क्या हुआ था, आप विस्तार से बता सकते हैं, बिना हिचक आप बताइए क्या हुआ था, निशु तोमर द्वारा क्या किया गया था आपके साथ, बताएं आप। मुझे मैं हलियापुर थाने में मेरी तैनाती थी, तो इनके द्वारा जो है सबसे पहले तो शादी के लिए झांसा दिया गया। उसके बाद फिर मुझे बताया नहीं गया कि पहले से शादीशुदा है। जब मुझे बाद में पता चला कि ये शादीशुदा है, तब तक इन्होंने जो है मेरे साथ ये गलत कर चुके थे और मेरा वीडियो और फुटेज भी है, मुझे बार बार ब्लैकमेल करके और ये बना चुके थे। उसी आधार पर ये मुझे बार बार धमकी देते, तो मैं फिर कभी किसी से कंप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैंने कंप्लेन किया, तो कंप्लेन करने के बाद ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि मैं इसमें पैसे लेकर के सुलह कर लूँ। किसने दबाव बनाया था? सबसे पहले तो बाहरी व्यक्तियों द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। उसके बाद फिर मुझे किसके द्वारा, पुलिस किसके अधीक्षक द्वारा, महोदय, पहले किसके द्वारा बनाया गया दबाव आपके ऊपर? मैं उनके नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस भी व्यक्ति से मेरी ड्यूटी, चूँकि मुलजिम ड्यूटी लगाई जाती है, तो मैं कोर्ट ड्यूटी करती हूँ। तो जो भी आता जाता व्यक्ति है, वो मुझसे हमेशा यही कहता है कि मैं इसमें सुलह कर लूँ। हालाँकि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन लोग वहाँ मुझे रोक करके मुझसे ऐसी उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। जी, उसके बाद फिर किसने दबाव बनाया आपके ऊपर? उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बताया गया कि मैंने ये जो उनका ये कहना है कि मेरी वजह से विभाग की छीछा-लेदर हो रही है, तो मैं इस मामले को मतलब सॉर्ट आउट करूँ। कैसे सॉर्ट आउट करें? सुलह करके मैं सॉर्ट आउट मतलब करूँ। असमत से, अपने जो असमत है आपका उससे समझौता करके आप सुलह करें, ये कहना है, ये कहना जी, चाहते हैं आप? इस तो संबंध में उन्होंने मुझे 2 जनवरी को अपने बंगले पे भी बुलाया हुआ था। किसने उन्होंने बुलाया था, कहा कि क्या मैं क्या नाम है, क्या नाम है आपके पुलिस अधीक्षक का? मेरे पुलिस अधीक्षक सर का नाम है श्री सोमेन वर्मा। अच्छा, तो इन्होंने आपको जी, बुलाया और सुलह करने का दबाव डाला। जी। तो अभी और इनका बार-बार ये कहना है कि मैं अगर इनकी विवेचना की जाँच से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं अपनी विवेचना दूसरे जनपद में स्थानांतरित करवा लूँ। तो इन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि विवेचना स्थानांतरित हो जाए और मेरा भी स्थानांतरण कर दिया, ताकि मैं अपने मुकदमे की पैरवी ना कर सकूँ। मुझे अपने स्थानांतरण के स्टे लेने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मुझे वहाँ से स्टे प्रदान हुआ अपने स्थानांतरण पे। और तो आरोपी मेरे की, साथ न्याय ना करके ये आरोपी को क्यों शुरू से बचाते चले आ रहे हैं। मेरे ही ऊपर इन्होंने ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि जो आप मुकदमा बता रही हैं, अगर मैं उसको देख पा रहा हूँ और उसकी जानकारी मैंने जी, हासिल की थोड़ी सी, तो वो 2022 में तब दर्ज हुआ है जब
सोमेन वर्मा जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, उनके जब उन्होंने एसपी का पदभार ले लिया तब जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ 2022 में। तो जो उसके आदमी पहले मुकदमा दर्ज कर जब रहा मैंने है। एप्लीकेशन उसके पहले जब मैंने एप्लीकेशन दिया था तो अयोध्या में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये जांच हुई थी। जांच में निशु तोमर दोषी पाया गया था, उस आधार पे ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अच्छा, अब ये भी हमने कुछ समाचार पत्रों से, कुछ वेबसाइट्स पर जो खबरें छपी थी, मैंने ये उसमें नोटिस किया कि महिला थाने की तत्कालीन एसओ को जो है एसपी सोमेन वर्मा द्वारा ही निलंबित किया गया था गलत पाने पर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो है एसपी सोमेन वर्मा को सीधा जो है अटैक कर रहे हैं कि भाई वही सारे गुनहगार हैं इसके लिए? अगर आपने महिला थाना को सस्पेंड किया चलिए ठीक है, लेकिन आपने अपहरण का मुकदमा मेरे ऊपर क्यों लिखा? मैंने अभियुक्त का अपहरण किया है। नहीं, वो तो मुझे ऐसी सूचना है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है इसमें। मुझे तो ऐसी सूचना है कि वो मुकदमा जो है शायद 156(3) न्यायालय के द्वारा लिखवाया गया था, मतलब न्यायालय के आदेश पे लिखा गया है। 156(3) न्यायालय के द्वारा लिखवाया गया था, तो 156(3) की रिपोर्ट जो है वो थाने से मांगी जाती है। तो जो कोतवाल साहब है श्री राम आशीष उपाध्याय, उनके द्वारा स्पष्ट क्यों नहीं बताया गया कि वो महिला थाना से भागा है, ना कि उसका अपहरण हुआ है। कौन भागा है महिला थाने से? उप निरीक्षक निशु तोमर महिला थाने से भागा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया पे वायरल हो चुका था। और इनके पास जिस दिन आपके भागा कहने है, का मतलब कि उसको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद वो भाग गया? जी, गिरफ्तार करके महिला थाने लाया गया था। महिला थाने ले आने के बाद वो महिला थाने से भाग गया, जिसका वीडियो भी है और मीडिया पे कई बार वायरल हो चुका है। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि उसको जो है पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। पूछताछ के बाद नहीं छोड़ा गया था, वो महिला थाने से भागा है, उसका वीडियो मेरे पास है। अगर किसी के भी द्वारा, मेरे उच्च अधिकारीगणों के द्वारा मुझसे मांगा जाएगा तो मैं ये वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। कोई और बात नहीं, सोशल मीडिया पे भी है ये वीडियो। मैं उस वीडियोस को भी जो आपके पास है उसको मैं पब्लिक डोमेन में डालूंगा और इसको सवाल पूछूंगा कि भाई ये भागते हुए का वीडियो फुटेज है या फिर जो कस्टडी से छोड़ा गया है उसका। खैर, ये बात की बात है। जब वो महिला थाने से भाग रहा है तो पीआरओ सेल द्वारा जो है ये सूचना प्रसारित की जाती है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया और छोड़ दिया गया। आपके मुताबिक ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है? जी, ये मेरे मुताबिक ये गलत और भ्रामक सूचना दिया गया था। इसमें आप सिर्फ अपनी बचत करने के लिए कोर्ट में आप गए, कोर्ट में जो माननीय न्यायालय में जो सक्षम न्यायालय उसमें आपने अपील की या अपनी दरख्वास्त लगाई, अर्जी लगाई, उस पर क्या सुनवाई हुई? कुछ आइडिया कुछ आप साझा करना चाहें तो? जब मैंने देखा कि मेरे मुकदमे में जो है शुरू से ही लापरवाही बरती जा रही है, तो फिर मैंने उच्च न्यायालय की शरण लिया। उसके बाद उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश किया कि विवेचना जो है किसी क्षेत्राधिकारी मतलब सीओ रैंक के अधिकारी विवेचना करें और विवेचना जो है 8 सप्ताह में पूर्ण की जाए। ये कब आदेश दिया गया? ये आदेश कब दिया गया था? आदेश ये 30/9/2022 को दिया गया था और 8 सप्ताह का समय दिया गया था। यानी कि समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा लगभग बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी क्या कहना है इनका? हमेशा इनका यही कहना होता है, जब भी मैं पेश होने के लिए जाती हूँ, पहले तो कहा जाता था कि बस बहुत जल्द जो है गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद जब फिर भी नहीं कार्रवाई हुई, फिर भी मैं एप्लीकेशन लेकर के बार बार जाती, तो मुझे ये बताया जाता कि मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब कौन बताता सस्पेंड कर देगा और बर्खास्त कर देंगे? ये तो मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय कई बार बोल चुके हैं कि मुझे वो बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। नहीं तो आपने पूछे नहीं, साहब मैं वादिनी हूँ, मैं पीड़िता हूँ, मैं अपने लिए न्याय आपसे मांग रही, तो आप मुझे सस्पेंड और बर्खास्त करने की बात क्यों कहते हैं? देखिए, हम अपने जब अधिकारी आपके इस तरीके से बोल रहे हैं तो हम ज़्यादा उनसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे विभाग में एक शब्द है अनुशासनहीनता। तो बात में तो हमें अनुशासनहीनता में डाल दिया जाता है। अच्छा, मतलब अनुशासनहीनता का आरोप लगा कर सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, अगर दूसरे शब्दों में बोले तो इसमें जो है अभी जो जैसे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि विवेचना भी प्रेजेंट में इस समय कौन कर रहा है, क्या जानकारी है आपके पास?
जी, विवेचना इस समय क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा की जा रही है। तो आपने कभी विवेचक से जानना नहीं चाहा कि साहब कब तक उनकी गिरफ्तारी होगी, जो खुले में घूम रहा है, और भी रेप मैं जैसे केस का आरोपी? बार-बार विवेचक महोदय से जा कर के मिलती, उनसे बात करती, उनसे पूछती, वो कहते बस मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो, 15 दिन का समय दे दो, 1 महीने का समय दे दो, ऐसे करते-करते 1 साल हो गए। झूठा आश्वासन दिया जाता है, आप दूसरे शब्दों में ये कहना चाहती हैं। जी। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि आपकी नज़र में, आपने जैसे कभी कहा ये कितने रुपए का इनाम है, क्या नाम है, ये इंस्पेक्टर निश्चित उम्र पर कितने रुपए का इनाम है? 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये इनाम की घोषणा घोषणा किसने की थी? ये इनाम की घोषणा किया गया है आईजी साहब के द्वारा किया गया, अयोध्या पुलिस के शीर्ष अधिकारी द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या आप पुलिस मुझे महानिरीक्षक महोदय द्वारा अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या द्वारा किया गया है। कितने दिन पहले इनाम घोषित किया गया था? ये इनाम तब घोषित किया गया जब माननीय डीजीपी महोदय को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया, तो आनन फानन में ये पुरस्कार घोषित किया गया, जबकि जब वो महिला थाने से एक अपराधी भाग रहा है जी। उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत न करके उसे ये दिखाया जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था और छोड़ दिया गया। नहीं तो फिर आपने वो सीसीटीवी फुटेज नहीं रखा उसमें कि साहब जो है ये भागा वो दिख रहा है या फिर छोड़ा हुआ दिख रहा है? मैं वो सीसीटीवी फुटेज कप्तान साहब के पास लेके गई थी, तो कप्तान साहब ने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे पास 3 महीने बाद आ रहा है, हाँ। वो मेरे पास उसी दिन मौजूद था और वो सीसीटीवी फोटो मौजूद है, इसीलिए तुम बची हुई हो, तुम्हें बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा गया है। ऐसा कहना आपके एसपी का था? जी। मैं इस पर जवाब उनसे लूँगा, ज़रूर लूँगा इस पर जवाब। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके विवेचना में कौन लापरवाही बरत रहा है और किस तरीके से लापरवाही बरत रहा है, ये मुझे थोड़ा सा खुलकर बताइए, क्योंकि आप पुलिस महकमे में हैं, ज़ाहिर-सी बात कानून की जानकारी आपको ज़्यादा होगी हमसे। तो कुल मिला के जो विवेचना जो डिले हुई है, धीमी चल रही है, या फिर उसको आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसके लिए आपकी नज़र में दोषी कौन है? मैं दोषी नहीं बोलूँगा कि आपकी नज़र में कौन लापरवाही बरत रहा है और उसका किस तरह से आरोपी को फ़ायदा मिल रहा है? पहला तो इसमें विवेचक महोदय द्वारा अगर वो नहीं मिल रहा है, पुरस्कार घोषित कर दिया गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, आप 82 सीआरपीसी 83 लीजिए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक 82-83 की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं की गई। 82 और 83 जहाँ तक मेरा मानना है ये कुर्की से संबंधित चीज़ें हैं जी। तो आपके तो उत्तर प्रदेश में तो बाबा का बुलडोजर है, वो तो सीधा चला देते हैं। तो 50,000 का इनामी बदमाश घूम रहा है और ये कुर्की की कार्रवाई की आपके विवेचक द्वारा जो है इसमें नहीं की गई है, तो थोड़ा सा कुछ समझ के बाहर है। आपने पूछा नहीं कभी कि साहब बुलडोजर में जंग लग गया है या फिर जो है आपकी कलम में जंग लग गया है कि आप एक एप्लीकेशन 82 और 83 के माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने हर जगह एप्लीकेशन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एप्लीकेशन दिया, उनसे निवेदन किया कि मेरी सुनवाई की जाए। और इस संबंध में मैं अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी गई थी कि साहब अगर आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा पा रही है तो मैं पीड़ित हूँ, मुझे आगे पेश होने की अनुमति दे दिया जाए। तो आगे पेश होने की मतलब आगे पेश होने की अनुमति का मतलब? मैं एडीजी महोदय के समक्ष पेश होना चाहती तो थी। उसमें तो आप पेश हो सकते हो, कोई भी पीड़ित किसी भी अधिकारी के सामने पेश हो सकता है। पुलिस अधीक्षक कौन है रोकने वाले? क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या पुलिस विभाग में कि भाई हमको परमिशन चाहिए तभी हम आगे जा सकते हैं? नहीं, हम जब तक कि हमें परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम अपने उच्च अधिकारीगणों के समक्ष नहीं पेश हो सकते हैं। कौन परमिशन कौन देता है? परमिशन कौन देता है? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परमिशन दिया जाएगा। मतलब आप पुलिस अधीक्षक अगर आपको परमिशन नहीं देंगे तो अपनी पीड़ा आप उच्च अधिकारियों को नहीं बता सकते? नहीं। तो आपको परमिशन नहीं मिली पुलिस अधीक्षक के द्वारा, कब आपने परमिशन मांगा था उनसे? मैंने 20 अप्रैल को उनसे परमिशन मांगी थी कि मुझे एडीजी साहब महोदय के यहाँ पेश होना है, अपनी ये सारी समस्याएं रखनी है और वो भी साक्ष्य के साथ रखनी है, क्योंकि मेरे पास हर साक्ष्य मौजूद है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने कहा कि कुछ गलत हलफनामा दिलाया गया है जी, क्या हलफनामा है गलत? क्या दिलाया गया है गलत? कौन दिया है हलफनामा गलत?
सबसे पहले तो ये विवेचना मीरा कुशवाहा जो महिला थाने की थाना अध्यक्ष थी उनके पास थी। तो जब वो महिला थाने से भागा तो आपको उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके फिर कोर्ट को ये बताना चाहिए था कि हाँ ये फला अभियोग पंजीकृत है, ऐसे ऐसे अभियुक्त भागा है। लेकिन आपने अभियोग न पंजीकृत करके आपने कोर्ट को गुमराह किया। आपने बताया कोर्ट को कि आप पूछताछ के लिए उसे ले आई थी और आपने छोड़ दिया। फिर आपने एक बार कहा कि आप उसे पूछताछ के लिए ले आई थी और किसी वीडियो क्लिप लेने के लिए भेज दिया, और यही बयान आपने उच्च अधिकारीगणों से भी दिलवाया। आपने डीजीपी महोदय को भी डीजीपी से भी गलत बयान दिलवाया है हाई कोर्ट में। जी, भागे हुए को छोड़ा हुआ बताया गया, आपका ये कहना है ना? जी, भागे हुए को छोड़ा हुआ बताया गया, जबकि पुलिस के पास उसी दिन साक्ष्य मौजूद था। तो इसमें जो है अभी क्या कार्रवाई हो रही है फिलहाल? अगर मैं अभी खैर कोर्ट की बात कोर्ट की है, आप मीडिया के माध्यम से आप क्या मदद चाहती हैं? और इसमें मीडिया के किसको माध्यम आप से मैं दोषी यही मान रहे हैं? मदद चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से मैं यही मदद चाहती हूँ कि मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अपने सभी उच्च अधिकारीगणों से निवेदन है कि जो 50,000 का इनामिया है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे ऊपर एक बार हमला भी हो चुका है। एक तरफ अपहरण का जो है आरोप आपके ऊपर लगा है जी, तो अब वो जिस बंदे का अपहरण हो चुका है उसकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? आप बताइए, अगर कुछ मालूम है कि वो कहाँ रहता है संभावित। बिल्कुल। मैं अगर ठीक है, आपने एक तरफ मेरे ऊपर अपहरण का मुकदमा लिखा और वहीं दूसरी तरफ आप उसके ऊपर 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित कर रहे हो उसे फरार दिखा के, तो दो चीजें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? या तो वो फरार है या तो उसका अपहरण हुआ है। हाँ, और अगर अपहरण हुआ है एक इंस्पेक्टर का, अगर उसको पुलिस नहीं बरामद कर पा रही तो ये भी डूब मरने वाली बात है। चाहे जिले के एसपी इस बात को सुन रहे हो या देख रहे हो या फिर कोई और, अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर को बरामद नहीं किया जा सकता और जिसका अपहरण हुआ है तो पुलिस महकमे के लिए डूब मरने वाली बात है, इसमें नो डाउट। अब सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि ये कुछ आपकी संभावना है जहाँ पे ये रहता हो और पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही जानबूझकर? मैं इतना जानती हूँ कि स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय को पता है कि अभियुक्त कहाँ है। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पुलिस अधीक्षक महोदय को अच्छी तरीके से पता है कि अभियुक्त कहाँ है और जानबूझकर उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, अगर नहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा होता तो आज विवेचना 1 साल से चल रही है, अब तक इनके द्वारा 82-83 क्यों नहीं लिया गया? ये बड़ा सवाल है। 82-83 का हो जाना चाहिए था, खास करके इनामी अभियुक्त के ऊपर। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि भाई आप एसपी सौमेन वर्मा को ही आप दोषी ठहरा रहे हो, तो इसमें एसपी सौमेन वर्मा को दोषी ठहराने का मुख्य कारण क्या है? और अभी आपने मुझे ये भी बताया कि भाई आपसे जो है पैसे के दम पर आपको खरीदने का प्रयास किया गया था, तो अमाउंट क्या था, किसने बोला था, जरा आप बताइए विस्तारपूर्वक, ताकि लोग उसको जान सकें और समझ सकें। क्या समस्या है इसमें? जो है आप बता रहे थे कि भाई आपको पैसे प्रलोभन दिया गया और मुकदमे को वापस लेने के लिए, और खास करके एसपी द्वारा प्रलोभन दिया गया था, तो किस दिन दिया गया था प्रलोभन और कितने अमाउंट का प्रलोभन आपको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, बताएं आप। जिस दिन अभियुक्त भागा है 22 तारीख को, 22 पूरा महीना बताइए। 22 सितंबर 2022 को। ठीक है। तो उसके दूसरे दिन 23 तारीख को हाँ, मैं चूँकि अपने उच्च अधिकारीगणों के पास हर जगह पेश होकर के पूरी तरीके से थक गई थी, तब मुझे ये सूचना मिली कि मेनका गांधी जी आई हुई हैं, वो जन सुनवाई कर रही हैं। मेनका गांधी की बात नहीं करूंगा, आपने सीधा एसपी को पॉइंट आउट किया है। क्या एसपी ने आपको बोला कि आप फैसला कर लो या समझौता कर लो, सुलह कर लो? बताया गया कि मैं इसे शॉर्ट आउट करूं, और उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे मैं कभी उन्होंने 10 लाख बताया, कभी 30 लाख का अमाउंट बताया कि मेरे द्वारा इतना ले करके सुलह कर लिया जाए। एसपी सौमेन वर्मा के द्वारा, ये आपका कहना है? तो आपने बोला नहीं कि साहब मेरी किस्मत जो है 10 लाख या 15 लाख में बिकाऊ नहीं है? मैंने जब मैं उनके बंगले पे गई हुई थी 2 जनवरी को, तो जब ये सारी बातें हुई, तो जब मैं इन सारी चीज़ों पे नहीं तैयार हुई तो मुझे बताया गया कि मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो मेरा एक ही शब्द था कि अगर मुझे बर्खास्त कर दिया जाता है तो मैं चाहे कुछ भी करूँगी, प्राइवेट नौकरी करूँगी, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो आपके उच्च अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल सकता है? अभी आप उम्मीद करती हैं न्याय की?
मैं आपके माध्यम से ही न्याय की उम्मीद अब कर रही हूँ। आपके द्वारा मेरी ये बात उच्च अधिकारीगणों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पहुँचाई जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। नहीं, सवाल तो ये है हाँ, ना कि हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, कल का मान लो हो सकता है हमारे खिलाफ भी मुकदमा लिख उठे, तो आप हो सकता है हमें भी किसी पीड़ित दबाव में आना पड़े, है ना। सवाल ये है कि पीड़ित जो है किसी पीड़िता को न्याय दिलाना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता नहीं, है वो अपराध की कि श्रेणी आपके में ऊपर आएगा या नहीं आएगा, मेरे ऊपर कोई मुकदमा करेगा मैं उसको देख लूँगा। मैं इस बात को मैं बहुत डंके की चोट में बोल रहा हूँ। मैं एसपी साहब, चाहे कोई भी हो, चाहे सोमेन वर्मा जी हों, हालांकि व्यक्तिगत रिश्ते उनसे थोड़े से मेरे अच्छे थे, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ को पहले तवज्जो देता हूँ, व्यक्तिगत रिश्ते बाद में तवज्जो देता हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से आदेश हुआ, दूसरी तरफ आपके पुलिस अधीक्षक सुन नहीं रहे हैं, विवेचना अधिकारी सुन नहीं रहा है जी। और कोई सुन नहीं रहा है आपका। और आप मुझे ये भी सुनने में आया कि कुछ स्थानीय मीडिया भी आपका साथ नहीं दे रही है। कारण क्या है, स्थानीय मीडिया आपका साथ क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण है? स्थानीय मीडिया मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, इसका स्पष्ट कारण तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी शायद उन्हें बता दिया जाता होगा कि एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा मैंने लिखवाया हुआ है, तो वैसे ही अन्य के ऊपर भी लिख जाएगा। तो क्या मुकदमा, किस टाइप का मुकदमा लिखवाया आपने? निसार अहमद NTTV के हैं, तो उनके ऊपर मुझे इसलिए मुकदमा लिखवाना पड़ा क्योंकि उन्होंने पीड़िता का नाम मतलब न्यूज़ में प्रकाशित कर दिया, स्पष्ट नाम ले लिया कि फला नाम का है और उनके द्वारा जो है अपहरण किया गया है, जो कि पीड़िता का नाम चलाना गलत है। अच्छा, तो इसमें अब मुझे ये बताइए कि जब कोई आपको कैसे लगता है कि आपको न्याय मिल सकता है? देखिए, मुझे जहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी जो है पत्रकारिता कम से कम एसपी या फिर थानेदार के रहमो करम पर नहीं चलती है। आप मुझे खुलकर बताइए, आपका एसपी सुन नहीं रहा है, आपके विवेचना अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन तक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको कैसे न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल सकता है? बिल्कुल, अगर आपके द्वारा ये आवाज़ मेरी आगे तक पहुंचाई जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस सवाल ये है कि हम कोई बड़े बैनर है नहीं, एक छोटा मोटा हमारा अखबार है और छोटा मोटा एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके दम पर मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ? मैं सवाल तो यही है ना कि हम लोग कोई बड़े बैनर तो है नहीं कि भाई चलो कोई बड़ा चैनल चला रहा हो आपका तो आपको न्याय मिल जाए। हम तो छोटे मोटे लोग हैं और छोटे मोटे लोगों की तो जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ सुनवाई होती नहीं है। मुझे ये भी सुनने में आया कुछ लोगों के द्वारा जो है कुछ समाचार प्रकाशित किया गया था असल अक्ष पर, उसको जो है हटवाने का भी दबाव बनाया गया आपके ऊपर। कौन लोग थे दबाव बनवाने में? मुझे ये बताया गया कि जो ये न्यूज़ चल रही है उसे मैं हटवा दूं और 1 महीने का समय दे दूं मैं, जिससे उसकी गिरफ्तारी की जा सके। किसने बोला था? कुछ आप बताएंगे, उनको नामित करेंगे? थाना प्रभारी हैं श्री रामाशीष उपाध्याय जी हैं, निरीक्षक। हाँ, उनके द्वारा ये बताया गया कि 1 महीने का समय दे दिया जाए जिससे कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। तो इसका मतलब है ना कि आपको पता है कि अभी कहाँ है, तभी तो आप 1 महीने का समय नहीं, सवाल ये है ना कि भाई उसमें हमारे समाचार प्रसारित करने से उनको हटवाने का क्या मतलब? उनको गिरफ्तारी करें, हम उसको छापेंगे जी। तो हम पे क्यों अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है? मुझे पहले बताया गया कि 10 दिन का समय दे दूं, फिर 1 हफ्ते का समय दे दूं, फिर बताया गया 1 महीने का समय दे दूं। तो अभी आप एसपी से, खास करके सोमेन वर्मा जी से, आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे मतलब आशा के माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि महोदय जी का ये कहना है कि मैं उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, तो ये विवेचना मैं दूसरे जनपद में स्थानांतरित करवा दूँ। तो मैं दूसरे जनपद में अपनी विवेचना नहीं स्थानांतरित करवाना चाहती हूँ। मुझे न्याय एसपी साहब से ही चाहिए, श्री सोमेन वर्मा से ही मुझे न्याय चाहिए, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मुझे वो न्याय दिलाने में हो सकता है अब मुझे न्याय दिलाया जाए। तो अभी मतलब एसपी के ऊपर एक तरफ आप, अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूँ, एसपी के ऊपर आप एक तरफ जो है आरोप लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप उनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो। क्या ये अपने आप में अन्याय नहीं है कि आप भाई किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो और उसी से ही आप न्याय की उम्मीद कर रहे हो? ये भी बात मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रही है। मैं एक पीड़िता हूँ, अगर एक पीड़िता अपने अधिकारी के पास बार बार जाएगी, उसे अगर बेइज्जत करके बार बार भगा दिया जाएगा कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो उसे कहाँ तक न्याय की उम्मीद रहेगी। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अभी भी है कि हो सकता है अब मेरे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से
मैं सिर्फ इसी उम्मीद पे टिकी हुई हूँ कि अब हो सकता है मेरे साथ न्याय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा से आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, कुछ खामियों की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम की वजह से बीच में इंटरप्ट हुए हैं। मैं ये वीडियो अनकट डाल रहा हूँ। जितनी मैंने पीड़ित से बात की, जो पीड़ित ने अपने वक्तव्य बोले, चाहे वो एसपी के खिलाफ़ बोला हो, चाहे वो विवेचक के खिलाफ़ बोला हो, चाहे एसपी के पक्ष में बोला हो, चाहे मीडिया के खिलाफ़ बोला हो या मीडिया के पक्ष में बोला हो, न्यायालय के बारे में जो जानकारी दी गई हो, पुलिस कर्मियों के बारे में जो जानकारी दी गई हो, ये सारी चीज़ें मैं अनकट डालूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें मामले में पुलिस के शीर्ष अधिकारी संज्ञान लेंगे। और हाँ, एक बात और, हम पर किसी प्रकार का, आश्रक्ष पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए। मैं उन साथियों को, उन पुलिस वाले साथियों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप सराहनीय कार्य करेंगे तो हम उसको तुरंत प्रेषित करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। अगर आप आलोचना करने योग्य कोई भी काम करेंगे तो कोई आपकी आलोचना करे या ना करे, आशा लक्ष्य आपकी आलोचना निश्चित तौर पर करेगा। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया और आभार।